हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है रस निष्पत्ति का सिद्धांत। रस निष्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से की है। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है उसमें संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम हैं भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त। यानी भरत मुनि ने जो रस का सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव, विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद्रश, निष्पत्ति, तो उसमें संयोग और ये जो निष्पत्ति शब्द है उसकी व्याख्या इन चारों विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भट्ट लोलट का सिद्धांत। उनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद। ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं और इनके मत के अन्य नाम भी हैं। उनमें से उपचयवाद है और आरोपवाद। भट्ट लोलट का मत है कि रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण, कार्य और सहकारिणी से उत्पत्ति संभव होती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस को प्राप्त करते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से जो स्थायी भाव होता है वही उपचित या परिपक्व होकर रस कहलाता है। रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस जो मूल पात्र होते हैं, जैसे राम आदि मूल पात्र उनमें रहता है, पर दर्शक अभिनेताओं पर राम आदि का आरोप कर लेता है। अतः अभिनेता या जो कह सकते हैं हम नायक के रूप में भी गौण रूप से रस रहता है। इसी कारण भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है। मम्मट ने भट्ट लोलट के मत की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव और स्थायी भाव के बीच जनक जन्य संबंध होता है। अनुभावों एवं स्थायी भाव के बीच गमक गम्य संबंध होता है। संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोषक पोष्य संबंध होता है। संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। भट्ट लोलट के मत की आलोचना करते हुए कहा गया है कि वे रस निष्पत्ति में वे सहृदय का कहीं उल्लेख नहीं करते। वास्तव में उन्होंने सहृदय का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है, किंतु उनका अभिप्राय यही था कि सहृदय ही राम आदि का अभिनय करने वाले पात्रों में मूल पात्रों का आरोप करता है और फिर इसी आरोपित पात्र में रस की प्रतीति करता हुआ स्वयं भी रसानुभूति करता है। किंतु यह संभव सा नहीं लगता, क्योंकि रस है वो एक ज्ञान में न होकर, अर्थात ज्ञान गम्य न होकर आस्वादनीय होता है। अर्थात हम केवल रस को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब तक रति भाव की अनुभूति सहृदय में नहीं होगी तब तक वह श्रृंगार रस की अनुभूति किसी अन्य को देखकर नहीं कर सकता। अगला जो मत है वो है आचार्य शंकुक का, जिसका नाम है अनुमितिवाद। ये रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं। इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है और इनका मत इस प्रकार से है। शंकुक का मानना है कि सहृदय नट यानी जो अभिनय करता है पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान करता है, इसलिए उनका मत अनुमितिवाद कहा जाता है। उन्होंने न्याय शास्त्र के अनुसार भी प्रतीति बताई है। उसमें उन्होंने कहा है चित्र तुरंग न्याय ज्ञान। चित्र तुरंग ज्ञान इस प्रकार से है कि जैसे चित्र में हम किसी घोड़े को देखकर यह कहते हैं कि यह घोड़ा है, यह चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। अर्थात जब हम अभिनय देखते हैं तो जो
अभिनेता होता है उसको हम मूल पात्र ही समझ लेते हैं, अर्थात नट की जो अभिनय कुशलता है उसके कारण हम इसी अनुमान किए गए पात्र में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेते हैं और इस विलक्षण अनुमान को ही कला प्रतीति कहा जा सकता है। शंकु का जो मत है वो रस निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित है। नट नटी अर्थात अभिनेता अभिनेत्री वास्तविक राम सीता के विभाव और अनुभाव का अनुसरण करते हैं। ये विभावादि वे ही हैं जिनका वर्णन कवि करता है। अनुभावों का अनुकरण शिक्षा अभिनय कुशलता के बल पर होता है। शंकु के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमित। मगर इस मत की आलोचना करते हुए यह कहा गया है कि अनुमान है वो तो बुद्धि का विषय है और रस है वो भावना से जुड़ा हुआ है, अतः इन दोनों की सम्मति नहीं बैठ सकती। भावों का अनुकरण नहीं किया जा सकता तथा रस का अनुमान भी असंगत ही प्रतीत होता है, भले ही इसे कला संबंधी विलक्षण अनुमान ही क्यों न माना जाए। अगला जो मत है वो भट्ट नायक का भुक्तिवाद। ये रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं और इनका जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद कहलाता है। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है। रस निष्पत्ति में भट्ट नायक का सब बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है, अर्थात सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत देने वाले भट्ट नायक ही है। भट्ट नायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार होते हैं, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है तथा भावकत्व से साधारणीकरण होता है, जबकि भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करते हैं। साधारणीकरण की परिभाषा करते हुए भट्ट नायक कहते हैं, भावाकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावदे च स्थायी साधारणी क्रियन्ते। अर्थात भावाकत्व साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। भट्ट नायक की प्रमुख मान्यताएं किस प्रकार से हैं? इनका जो भुक्तिवाद है उसका मूल आधार है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानकर उसे सत्य रज एवं तम से युक्त माना जाता है। सत्य में प्रीति, रज में अप्रीति तथा तम में विषाद की स्थिति होती है। भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति तथा संयोग का अर्थ, अर्थात भोज्य भोजक संबंध। भावकत्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभावादि किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभावादि बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण होते ही सामाजिक के सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण का शमन हो जाता है। भावकत्व के उपरांत भोजकत्व व्यापार प्रारंभ होता है, जिसमें सहृदय अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। भट्ट नायक तक तो रस का जो स्थान है वो रंगमंच था, किंतु भट्ट नायक ने उसका स्थान सहृदय सामाजिक का हृदय बताया है। भट्ट नायक यह स्वीकार करते हैं कि काव्य आदि का आनंद लेते समय रजोगुण एवं तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है और सत्व गुण का उद्रेक होने पर हम लोकोत्तर आनंद का अनुभव करते हैं। भट्ट नायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि साधारणीकरण का सिद्धांत ही है। भट्ट नायक की मत की आलोचना अभिनव गुप्त ने की है। वे भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तथा उनका तर्क है कि जब भट्ट नायक रस की प्रतीति स्वीकार नहीं करते
तो फिर वो रस की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी प्रतीति ही नहीं होती उसकी सत्ता भी संभव नहीं है। इस प्रकार से भट्टनायक के सिद्धांत की आलोचना अभिनवगुप्त ने की है और अभिनवगुप्त ने रस व्याख्या का जो नया सिद्धांत दिया है उसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। अर्थात रस सूत्र के जो चौथे व्याख्याता आचार्य हैं वो अभिनवगुप्त हैं और उनके मत का नाम है, उनके वाद का नाम है अभिव्यक्तिवाद। उनके अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती है और न ही रस की भुक्ति होती है। अर्थात वो कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनवगुप्त के सिद्धांत को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रस व्यंजना का व्यापार है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा होता है और उसमें एक गंध व्याप्त होती है, और जब हम उस मिट्टी के घड़े को जल से भरते हैं या उसको छींटे मारते हैं तो जो मिट्टी की गंध है वो हमें व्यक्त हो जाती है। उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में भी वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं। अगली बात जो उन्होंने कही है वो है रस व्यंग्य है और जो व्यंजना का व्यापार है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव व्यंजक हैं जो स्थायी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। विभावादि सामान्य व्यवहार में लौकिक होते हैं, किंतु काव्य और नाटक आदि में वो अलौकिक हो जाते हैं। विभाव व्यापार में स्थायी भाव को अंकुरित करता है, अनुभाव इसे अनुभव योग्य बना देते हैं और संचारी भाव अनुरंजन व्यापार से इस स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं। हमने हमारे पहले वाले वीडियो में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में अध्ययन कर लिया है। विभावादि की विशिष्टता का लोप हो जाने से वे स्थायी भाव सर्वसाधारण के बन जाते हैं और ये साधारणीकृत रूप से उद्भूत हुए स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित हो जाते हैं। अभिनवगुप्त का जो रस सिद्धांत है वो शैव मत पर आधारित है। जिस प्रकार यह जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति रस है। अगली बात जो उन्होंने कही है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। अर्थात ब्रह्म के पास से जो आनंद प्राप्त होता है या ब्रह्म के साथ से जो आनंद प्राप्त होता है वैसा ही आनंद हमें रस में प्राप्त होता है। रस का आस्वादन एक विलक्षण और लोकातीत अनुभव है। अभिनवगुप्त की व्याख्या में रस की सत्ता आत्मगत मानी गई है। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। इस प्रकार ये जो रस निष्पत्ति है उसके अलग अलग आचार्यों के अलग अलग विचार थे। और आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।